तो चलिए नमस्कार, स्वागत है आज की वीडियो में आपका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हिंदी का एक काफी महत्वपूर्ण आपका प्रैक्टिस सेट, जो कि पूरे 30 प्रश्न होंगे और 30 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में पूरे अंत तक आप हमारा साथ दीजिएगा और बहुत कुछ चीजें आज आपको देखने को और सीखने को मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न की हम बात करेंगे कि जो आपका प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, ये कौन से व्यंजन होते हैं? ये दंत व्यंजन होते हैं कि ओष्ठ व्यंजन होते हैं कि आपके तालव्य व्यंजन होते हैं कि कंठ व्यंजन होते हैं? काफी ये प्रश्न चर्चाओं में रहता है और हिंदी व्याकरण का ये सर्वप्रथम वर्णमाला से जो ये चीजें बहुत बार पूछती हैं और प्रॉब्लम देती है। आपको बता दें, हिंदी वर्णमाला में जो आपका क वर्ग होता है ना, याद रखेंगे क वर्ग के जितने सदस्य होते हैं इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है दोस्तों? तो कंठ से होता है। बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसी क्रम में हम बात करते हैं च वर्ग की, और च वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं इनका उच्चारण स्थान आपका तालु से होता है। कहां से? तालु से होता है। इसके बाद जो आपका ट वर्ग होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान प्यारे आपका मूर्धा से होता है। आपका त वर्ग का उच्चारण स्थान आपका दंत से होता है। और इसी क्रम में आपका प वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो ओष्ठ से होता है। बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं ये जो चीजें प्यारे आप लोग सीखेंगे ये प्रैक्टिकली चीजें होती हैं। प्रैक्टिकली चीजें का मतलब ये है, और क वर्ग के सदस्य का मतलब क्या है आपको बता दें। क वर्ग में आपका क हो गया, आपका ख हो गया, आपका ग हो गया, आपका घ हो गया और आपका अंग हो गया, ये आते हैं। और इन सदस्यों का उच्चारण स्थान का होता है दोस्तों? तो कंठ होता है। इसी तरह आपका च वर्ग की बात करें तो आपका च हो गया, छ हो गया, आपका ज हो गया, आपका झ हो गया और आपका इया हो गया। इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो तालु से होता है। इसी तरह आपके ट वर्ग के सदस्य होते हैं, इनका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा से होता है। और सब में कितने सदस्य होते हैं? तो किसी भी वर्ग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 5 होती है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा, आप लोग नोट रख लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपसे प्रश्न बनता है कि क वर्ग से लेकर और प वर्ग के जितने सदस्य होते हैं इन सदस्यों को स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो याद रख लीजिएगा, इनको हम लोग हिंदी में स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। और आपसे पूछे कहीं कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये बात याद रख लेना। आपसे यही पूछा है, जो देखिएगा प, फ, ब, भ, म, और ये सदस्य होते हैं प वर्ग के। और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? ओष्ठ होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा, ये आपका काफी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से उभर कर आती है। मैं आपको बता दूं, हिंदी में बहुत ज्यादा पूछता है यहीं से कि अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या आपकी दोस्तों 4 होती है। कौन कौन सी होती है? तो याद रखिए, य होता है, र होता है, ल होता है और आपका व होता है। इनको अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। इसी क्रम में मैं बता दूं, उष्म संघर्षी व्यंजन या उष्मी व्यंजन किसे बोलते हैं? उष्मी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपसे कहीं भी पूछे तो इनकी भी संख्या होती है प्यारे 4। और इनके उच्चारण करते समय आपके मुख से गर्म हवा निकलती है। क्या निकलती है? गर्म हवा निकलती है दोस्तों। देखिए ना, यहाँ पे ए वाला स हो गया, ए वाला स हो गया और ए वाला स हो गया और आपका ह हो गया। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग उष्मी व्यंजन का नाम देते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, अंत्यस्थ व्यंजन इनको बोलते हैं। और यहीं पे आपसे पूछे कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या भी आपकी 2 होती है। ये वाला ढक्कन वाला ढ और ये डलिया वाला ड, ये दोनों आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं जो काफी महत्वपूर्ण है और काफी चर्चाओं में बात रहती है। पूछता है कि संयुक्त व्यंजन किसे बोलते हैं? आप तुरंत बताइएगा। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के निर्माण से बनते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? तो याद रखेंगे, एक छतरी होता है,
अगला आपका त्र होता है और फिर इसके बाद आपका ई अज्ञा होता है और आपका श्री वाला स्र होता है। ये इनको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और मैं आपको लगे हाथ एक बात और बता रहा हूं दोस्तों, याद रख लीजिए। इस छतरे का निर्माण किससे होता है? तो आधा क और यहाँ पे ये षटकोण वाले स से होता है। ये बात याद रख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। यहाँ पे त्र का निर्माण कैसे होता है? याद रखेंगे आधा त और रस्सी वाला र से होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज्ञा की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे आधा ज और पूरा इया से होता है इसका निर्माण। ये बात ध्यान रखिएगा। और इस वाले स्र की बात करें तो बड़ा वाला आधा स और रस्सी वाला र से इसका निर्माण होता है। काफी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से वर्णमाला की उत्पत्ति होती है, यहाँ से आपकी वर्णमाला की शुरुआत होती है। और ये चीजें आपसे बहुत काफी मात्रा में पूछता रहता है। मैं यहाँ पे एक दो चीज और बता रहा हूँ आपको, याद रखेंगे। लुंठित व्यंजन किसे बोलते हैं? यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों कि लुंठित व्यंजन किसे बोलते हैं। तो लुंठित व्यंजन जो र होता है, र को हम लोग लुंठित व्यंजन बोलते हैं। और यहीं पे मैं आपको लिख कर बता दे रहा हूँ दोस्तों कि जो पारस्परिक व्यंजन होता है ना, पारस्परिक व्यंजन ल को क्या बोलते हैं? तो ल को पारस्परिक व्यंजन बोलते हैं। र को आपका लुंठित व्यंजन बोलते हैं। य र ल व इनकी संख्या 4 होती है, इनको अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, आपका जो आपका य और व, याद रखिएगा, य और व ये आपके क्या कहलाते हैं? आपको बताना होगा। ये व्यंजन तो है लेकिन ये अर्ध स्वर बोले जाते हैं। आपसे पूछेगा कि व्यंजन में किनको अर्ध स्वर बोलते हैं, तो याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा य और व को हम लोग क्या बोलते हैं? य और व को आप लोग अर्ध स्वर बोलिएगा। ये आपका काफी महत्वपूर्ण बात बन जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। आपसे पूछे आपका त वर्ग से ले ले, त ले ले, थ ले ले, द ले ले, आपसे पूछे कि द का उच्चारण स्थान क्या है, आप कहिएगा कि द आपका त वर्ग का है और त वर्ग के प्रत्येक वर्णों की जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। इस तरह आप लोग इसकी पहचान करिएगा और इस तरह आप लोग जानिएगा। चलिए अगला चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। और सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों। ये प्रश्न आप लोग थोड़ा इसको मैं बड़ा कर ले रहा हूं और बड़ा कर ले रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा। अब देखिएगा ये प्रश्न ये कह रहा है सेकंड नंबर कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा होता है, यही आपको बताना है। और विसर्ग की बात करें तो विसर्ग आपका स्वर और व्यंजन जो चीज आप लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बात आती है स्वर से। और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, देख लीजिएगा और कमेंट करके हमको बता भी दीजिएगा कि मूल स्वरों की संख्या होती है हिंदी में कितनी दोस्तों? 11 होती है। आपका वैसे तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे, प्रश्न ये बन जाता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर के नाम से जानते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ह्रस्व स्वर को हम किस नाम से जानते हैं? लघु स्वर के नाम से, या इसी को हम लोग जानते हैं दोस्तों मूल स्वर के नाम से। इनकी संख्या आपकी 4 होती है। आपका अ हो गया, छोटा वाला अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और ऋषि वाला री हो गया। ये जो चारों सदस्य हैं दोस्तों, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इन्हीं को हम लोग मूल स्वर बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको बता देते हैं दोस्तों यहाँ पे कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या हिंदी में 7 होती है। कितनी होती है प्यारे? 7 होती है। आपका आ हो गया, आपका बड़ी ई हो गया, आपका बड़ा ऊ हो गया और आपका ऊ हो गया, फिर आपका एनक वाला ए हो गया, आपका आई हो गया और दोस्तों आपका ओ हो गया और आपका औ हो गया। ये सातों आपके क्या होते हैं? तो सातों आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा जो जगह तो नहीं है, लेकिन ये जो चीज है ना, ये बताना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या चीज है? देखिएगा एक विसर्ग है और एक आता है अनुस्वार। आपको बता दें दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि विसर्ग और अनुस्वार,
विसर्ग और अनुस्वार मिलके क्या क्या बनाते हैं, तो अयोगवाह बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, तो अयोगवाह का निर्माण करते हैं। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। विसर्ग और जो आपके अनुस्वार होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, तो आपके अयोगवाह का निर्माण करते हैं। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, ये बात याद रखना, अनुस्वार का जो चिन्ह होता है दोस्तों ऐसे होता है, और विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, और दोनों मिलके अयोगवाह का निर्माण करते हैं। और विसर्ग से बना शब्द कौन है, तो विसर्ग का जो सिंबल आप लोग देख रहे हो ना, ये जो सिंबल है ना बीच में, इसी को विसर्ग बोलते हैं। ये बात याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, ये बताना है दोस्तों, कौन सा स्वर नहीं है। आपका अ भी स्वर है, उ भी स्वर है, ए भी स्वर है, लेकिन आपका जो ज है ना, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि जो अगर इस प्रश्न को काफी घुमा घुमा के पूछता है, जैसे कि आपसे कहता है कि उच्चारण स्थान, अगर स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में बात करें तो आप हमको बताइएगा कि किसका उच्चारण स्थान क्या होता है। अगर कंठ की बात कर ले दोस्तों, तो कंठ अगर स्वर में देखेंगे तो जो आपका अ होता है, आ होता है, इनका उच्चारण स्थान आपका कहाँ से होता है दोस्तों, तो आपका कंठ से होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करें तालु की, याद रखेंगे, अगर तालु की बात करें तो आपका कंठ के बाद तालु आता है। छोटी ई हो गया, आपका बड़ी ई हो गया, इसका उच्चारण स्थान आपका तालु से होता है। अगर बात करें मूर्धा से दोस्तों, तो याद रखेंगे मूर्धा की बात करें तो जो आपका ऋषि वाला री होता है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। आपका जो ओष्ठ, ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ से उच्चारण स्थान आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ का होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अब कंठ ओष्ठ और कंठ तालव्य दो चीजें आती है, आप लोग याद रखेंगे। जो एक आता है कंठ तालव्य, और कंठ तालव्य से जो उच्चारण स्थान होता है वह किसका होता है, बात याद रखेंगे। तो कंठ तालव्य से आपका एनक वाला ए और आय का होता है। और याद रखेंगे कंठोष्ठ अगर बात करेंगे तो कंठोष्ठ से किसका उच्चारण स्थान होता है, तो याद रखेंगे ओ का होता है और आपका औ का होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है आपके उच्चारण स्थान के दृष्टि से कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है और किसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न का आंसर आप लोग जानेंगे कि जो ज है ये आपका व्यंजन है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और बड़ा प्रश्न के बाद अब देखते हैं कौन सी ध्वनि आपकी अल्प प्राण है। अल्प प्राण जानने के लिए हम वर्ग की पहचान करनी होती है, और अल्प प्राण का सूत्र होता है 1 3 5। और आपके सभी अंत्यस्थ व्यंजन अर्थात आपके य, आपके र, आपके ल, आपके व, और याद रखेंगे दोस्तों आपके सभी जो स्वर होते हैं ये आपके क्या होते हैं, तो ये आपके अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। और महाप्राण का जो सूत्र होता है, महाप्राण को आप लोग याद रख लीजिएगा। महाप्राण का जो सूत्र होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, और आपके जो उष्ण व्यंजन होते हैं जो आपका स और ये वाला स और ये ह, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं हिंदी में महाप्राण। अब हम इसकी पहचान कैसे करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे क हो गया, यहाँ पे ख हो गया, यहाँ पे ग हो गया, यहाँ पे घ हो गया, और यहाँ पे आपका अंग हो गया। याद रखिएगा यहाँ पे क ख ग घ अंग हो गया। अब इनको हम नंबरिंग करते हैं दोस्तों, 1 2 3, यहाँ पे 4 और दोस्तों यहाँ पे 5। इसी तरह हम लोग च वर्ग लिखेंगे, इसी तरह ट वर्ग लिखेंगे, इसी तरह त वर्ग लिखेंगे, और इसी तरह हम लोग प वर्ग लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अगर कहे कि इसमें से कौन स्वर अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, तो जो 1 नंबर का है ये आपका अल्प प्राण है, जो 3 नंबर का है ये भी अल्प प्राण है, और जो ये 5 नंबर का है ये भी अल्प प्राण है, जो ये 2 नंबर का है ये महाप्राण है, जो 4 नंबर का है दोस्तों ये भी आपका महाप्राण है। अब हम प्रश्न में आते हैं, देखते हैं ख क वर्ग का समूह है, 2 नंबर पर पड़ता है, तो 2 नंबर पर पड़ता है तो ये क्या होगा, तो ये आपका महाप्राण होगा। क्या होगा, तो ये आपका महाप्राण होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ध है, ध है, त
के बाद थ पड़ता है, और ऐसे आप लोग अगर मिला के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें आप लोग त के बाद थ होगा, थ के बाद द होगा और द के बाद ध होगा, याद रखेंगे। तो जब इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपका ये 4 नंबर पर आएगा। तो जो 4 नंबर पर आ रहा है तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका महाप्राण होगा, ठीक है। उसी तरह आपका त के बाद आता है आपका थ, और थ आपका आता है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। त के बाद थ आता है तो ये आएगा आपका 2 नंबर पे, और त कितने नंबर पर आता है दोस्तों, तो 1 नंबर पे। और 1 नंबर का जो सदस्य होता है वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और यही पूछा है कि अल्प प्राण कौन सा है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका सही हो जाएगा, यही आपका अल्प प्राण होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे सघोष अघोष की बात किया है, और इसको बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो आपका यहाँ पे अघोष की बात करें दोस्तों, तो अघोष जो होता है, इसी तरह आपको वर्ग की पहचान होनी चाहिए कि पहले वर्ग में कौन कौन से सदस्य होते हैं, कितने नंबर की पाते हैं, इनका क्रम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और अघोष का सूत्र होता है 1 2, और याद रखेंगे जो आपका सघोष होता है, सघोष का सूत्र होता है दोस्तों आपका 3, आपका 4 और आपका 5। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपके सघोष होते हैं, अगर इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपका सघोष में आपका य आएगा, आपका र आएगा, आपका ल आएगा, व आएगा और ह आएगा। और जो आपके सभी स्वर होते हैं ना, सभी स्वर आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और अघोष में यही आपका ये वाला स, ये बड़ा वाला स, और यहाँ पे षटकोण वाला स, ये तीनों आपके क्या होते हैं, तो ये तीनों आपके अघोष होते हैं। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। अब देखिएगा अघोष वर्ण कौन सा है, और अघोष पूछा है, और सभी स्वर क्या होते हैं, तो सभी स्वर आपके सघोष या घोष होते हैं। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका घोष होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं च छ ज। ज 3 नंबर पर आता है, और 3 नंबर आपका क्या होता है, 3 नंबर आपका घोष होता है या सघोष होता है, ये भी बात आप लोग याद रख लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों ह की, और ह कहाँ पे है दोस्तों, ह आपके सघोष में आता है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका घोष ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो ये वाला स, बड़ा वाला स और छोटा वाला स, षटकोण वाला स, ये क्या होते हैं, ये आपके अघोष होते हैं। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत व्यंजन की ध्वनियां कौन सी है, ठीक है। अब आपको बता दें कि सबसे पहले स्पर्श देखेंगे, क वर्ग से लेकर आपके प वर्ग के जितने सदस्य होते हैं इनको हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और बिल्कुल यहाँ पे भ भी है, थ भी है, द भी है, लेकिन आपका ह नहीं होगा, तो ह को पहले ही हम खत्म कर देंगे। अब देखिएगा स्पर्शी व्यंजन तीनों आपके हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कहा है दोस्तों अघोष। अघोष का आप लोग का सूत्र पता है ना, कि अघोष जो आपके वर्ण वर्ग देखिएगा, वर्ग में पहला और दूसरा जो वर्ण होता है ये आपके अघोष होते हैं। और ये बात को याद रखिएगा, यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन के अंदर हम अघोष की बात करेंगे तो पहला और दूसरा जो वर्ण होते हैं इनको अघोष बोलते हैं। और याद रखिएगा अब हम इनको नहीं देखेंगे, अब हम किसको देखेंगे, यहीं पे बात हम कर लेंगे महाप्राण की। महाप्राण का जो सूत्र होता है, प्रत्येक वर्ग का जो आपका दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है इसको हम लोग महाप्राण बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग दंत व्यंजन की बात करेंगे, तो दंत व्यंजन जो होता है ये त वर्ग का सदस्य होता है। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो आपका त वर्ग का सदस्य होता है, आपके त वर्ग में आपका त हो गया, आपका क्या हो गया, थ हो गया, आपका द हो गया, आपका ध हो गया, और दोस्तों आपका न हो गया, यही सदस्य पाए जाते हैं। और व्यंजन ध्वनियां है, तो व्यंजन तो सभी हैं, याद रखेंगे स्पर्शी व्यंजन में ह आपका हट जाता है। अघोष और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का ये दूसरा वाला सदस्य आपको कॉमन मिल रहा है। और याद रखिएगा अब यहाँ पे बात करेंगे दंत वर्ग का सदस्य होना चाहिए। अब दंत वर्ग में दूसरा आपका यही थ आएगा, और थ आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा
इसको हमने कैसे पहचाना है, आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से देखे होंगे। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं और ये प्रश्न आपके सामने है कि अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है। याद रखेंगे, कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बताइएगा। अल्प विराम किसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसी को अल्प विराम बोलते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे, इसको हम लोग अर्ध विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध विराम बोलते हैं। ये आपका काफी महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे, इसको हम लोग पूर्ण विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। किसी वाक्य को पूरा होने के बाद हम लोग एक खड़ी पाई लिखते हैं, उसी को हम लोग पूर्ण विराम बोलते हैं। इसको हम लोग विस्मय सूचक, याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह इसको बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। याद रखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको विवरण चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग विवरण चिन्ह का नाम देते हैं। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रश्नवाचक बोलते हैं। क्या दोस्तों, याद रखेंगे, इसको हम लोग प्रश्नवाचक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जब हम किसी शब्द को लिखते हैं और कोई भी शब्द, किसी वाक्य को लिखते हैं, कोई शब्द छूट जाता है, तो उसको हम लोग वहां पे का प्रयोग करते हैं। इसको हंस पद के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे, संक्षिप्त रूप बातों को करने के लिए हम लोग कोष्टक का प्रयोग करते हैं। कोष्टक आपका ऐसा होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, समझिएगा, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहीं पे मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, लोप चिन्ह किसे बोलते हैं। लोप चिन्ह आप लोग पढ़े होंगे, जो खाली स्थान होता है, ऐसे डॉट डॉट होता है, इसको हम लोग लोप चिन्ह के नाम से जानते हैं। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, इसको थोड़ा और बड़ा करके अब हम देखते हैं कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। और प्रत्यय जो होते हैं मूल शब्द के पीछे लगते हैं। और आपसे यही कहा है दोस्तों कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा, तो याद रखेंगे, अध्यक्ष में आपका अधि उपसर्ग होगा। अगर आपको उपसर्ग की पहचान करनी है तो मूल शब्द से आगे के भाग को हटा दीजिए। मूल शब्द आपका क्या है और आपका उपसर्ग क्या है, तो याद रखेंगे, जो मूल शब्द के आगे लगते हैं उन्हीं को उपसर्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आपका सुशिक्षित में उपसर्ग क्या होगा, तो याद रखेंगे, सुधन के शिक्षित में टूटा है, ये बात याद रखेंगे। इसको तोड़िएगा तो आपका टूटेगा सुधन के किसमें दोस्तों, तो सुधन के शिक्षित में। और आपको बता दें, शिक्षित जो है दोस्तों, याद रखेंगे, यहाँ पे देखेगा, जो ये शिक्षित आप लोग देख रहे हैं, ये आपका मूल शब्द है। और मूल शब्द के पहले जो लगता है इसी को उपसर्ग बोलते हैं। और जो सु है दोस्तों, यही आपका क्या होगा, तो यही आपका उपसर्ग होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान तरीका से समझिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आपसे बहुत ज्यादा पूछता है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अत्यंत में अति उपसर्ग होता है। प्रश्न ऐसा बनता है, चिराव में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसमें आपका चिर होता है। ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद पूछता है आपका कि अपकीर्ति में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका अप होता है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय होगा। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगते हैं, तो याद रखेंगे, सावधान में आपका ई प्रत्यय लग के सावधानी बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक बात करते हैं, धड़ाक में प्रत्यय कौन सा होगा, तो धड़ में आपका आक प्रत्यय जुड़ा है, ये भी याद रखेंगे। धड़ में आपका क्या लगा है दोस्तों, अक अप आक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत कम समय में प्रश्नों को हम हल कर लेंगे। आपका प्रैक्टिस सेट काफी महत्वपूर्ण होगा, तो याद रखेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों।
चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो को शेयर करके हमारे साथ साथ उनके भी आप लोग प्यारे मदद कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो भावना प्रकट करती है, ठीक है। जैसे बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाया जाता, खाया नहीं जाता, ये भोजन खट्टा लग रहा है, नींद आ रही है, ठीक है, तो वह कैसा है, ऐसा है, वैसा है, ईमानदार है, ये सब भावना को प्रकट करते हैं सब। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भारत होगा कि आपकी मित्रता होगी कि लड़का होगा कि पेड़ होगा? याद रखेंगे, पेड़ आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी दोस्तों? तो याद रखेंगे जो पेड़ होगा ये आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। लड़का भी आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, ये भी याद रखिएगा। मित्रता आपकी भाववाचक संज्ञा होगी, ध्यान रखिएगा। आपका भारत आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न यही कह रहा है प्यारे कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा जो किसी व्यक्ति, नाम, विशेष स्थान के नामों को हम बोलते हैं, जिसका एक ही नाम हो उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि देश अगर कह देगा ना, तो देशों के नाम आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन देश जो होंगे ना वो जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन उसी देशों का नाम लेके हम बोलेंगे कि यह भारत है, ये जापान है, चीन है, ये अमेरिका है, तब स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। देखिए ये राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस कोई पवित्र ग्रंथ या किसी स्पेशल किताब का नाम है। गंगा जो एक किसी नदी का नाम है, तो यही आपका क्या होगा? सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल होंगे। यहाँ पे देखिए ना, मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा हो गई। यहाँ पे बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा हो गई। और यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे, पुस्तक का नाम नहीं लिया है तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। इस तरह हम कहेंगे कि जो रामचरितमानस और गंगा जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। तो सदा एक वचन में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वह आपके पौधा होते हैं, कि सहायता होते हैं, कि पुस्तक होते हैं, कि आपके लड़का होते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि सदा एक वचन में जो प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं ना दोस्तों, जैसे आपका सहायता हो गया, आपका पानी हो गया, इसके बाद आपका दूध हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, आपका सत्य हो गया, ये सभी क्या होते हैं? तो सदा एक वचन में प्रयोग प्रयोग किए जाते हैं। और आपको बता दें सहायता क्या है, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा पानी पूछता है, तो याद रखेंगे पानी हो गया और सत्य हो गया, सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये बात को याद रखेंगे प्रत्येक स्थिति में, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, कवि का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। और यहाँ पे स्त्रीलिंग के साथ साथ आपको ये काफी महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा बनता है। यहीं पे एक शब्द होता है उज्ज्वल, याद रखेंगे। और उज्ज्वल को कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, चर्चाओं में रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, और कवित्री में कौन सा सही है ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे कवित्री में आपका जो कवित्री है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे 15 का, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा हम बड़ा करके देख लेते हैं। बड़ा वाला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब ये होता है ना वो स्त्रीलिंग में आए न पुरुष लिंग में आए, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखिएगा, गायक, आपका विद्वान, आपका अभिनेत्री, और यहाँ पे दोस्तों आपका डॉक्टर, याद रखेंगे। महिला डॉक्टर हो तभी भी हम डॉक्टर ही बोलते, और पुरुष डॉक्टर हो तभी भी हम डॉक्टर ही बोलते। गायक जो पुरुष होता है उसको गायक बोलते हैं, महिला को गायिका बोलते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है पुरुष को विद्वान बोलते हैं, महिला को विदुषी बोलते हैं। और इसी तरह जो आपके कलाकार होते हैं जो पुरुष वाले भाग से आते हैं उसको अभिनेता बोलते हैं, और जो महिला हीरो होती है उनको अभिनेत्री बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। लेकिन जो डॉक्टर होता है, महिला को भी डॉक्टर ही बोला जाता है, और जो पुरुष डॉक्टर होते हैं उनको भी डॉक्टर ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, और बात अब बन रही है दोस्तों कारक से। याद रखेंगे हिंदी में कारक पूरे आपके 8 प्रकार के होते हैं,
और यही संस्कृत में जो कारक होते हैं दोस्तों वो 6 प्रकार के होते हैं। दोनों बात याद रख लीजिएगा। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? कारक की पहचान हम लोग चिन्ह से ही करते हैं। कर्ता ने कर्म को, तो याद रखेंगे कर्म को, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखें। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से अलग होने में संबंध जो होता है का के की, ना ने नी और रा रे री, याद रखेंगे। संबोधन जो कारक होता है उसमें विस्मय सूचक चिन्ह लगे होते हैं। अहे, अरे, ओह, ये शब्द आते हैं आपको। अपादान जो होता है में या पर इसका चिन्ह होता है। ऐसे हम लोग कारक की पहचान चिन्हों से करते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक होगा। आपको बताए हैं कि जब चाहे कहीं भी से अलग होने के भाव में आए, और याद रखेंगे लड़का जो पेड़ से अलग हो रहा है, गिर रहा है मतलब कि अलग हो रहा है, और जहां पे से अलग होने के भाव में आए उसको अपादान कारक बोलते हैं। प्यारे याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम लोग 19 नंबर की बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये क्या कह रहा है कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? याद रखेंगे जहां कोई कार्य का होना पाया जाता है वहां पे सकर्मक क्रिया होती है, और जहां पे किसी कार्य का होना नहीं पाया जाता है वहां पे आपकी अकर्मक क्रिया होती है। सोना हो गया, रोना हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे सो रहा है तो मतलब ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि निम्न में से भूतकाल क्या है। याद रखेंगे भूतकाल किस ऑप्शन में आ रहा है? मैं जाता हूं, याद रखेंगे यहाँ पे भूतकाल है कि वह आ रहा है। यहाँ पे है दोस्तों कि राम घर गया था। ये बात याद रखेंगे कि वह पुस्तक पढ़ेगा। इस बात में है दोस्तों वह पुस्तक पढ़ेगा। पढ़ेगा आने वाली समय की बात कर रहा है, यहाँ पे भविष्य काल की बात कर रहा है, यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहा है। ये तो होगा नहीं। राम घर गया था, याद रखेंगे गया था, और जो था होता है ना यह सदैव आपके बीते हुए काल को डिनोट करता है। ये भूतकाल को बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सी भाववाच्य है। मतलब ऑप्शन को पढ़िएगा, किसमें भावना को प्रकट की जा रही है वही आपका भाववाचक संज्ञा होगी। देखिएगा भाववाच्य होगा। देखिए संज्ञा की बात करें या ना करें, मोहन पुस्तक पढ़ता है, याद रखेंगे मोहन से बैठा नहीं जाता है। श्याम पत्र लिखता है, और यहाँ पे पत्र लिखा जाता है। कहाँ पे भावना प्रकट की जा रही है? तो मोहन से बैठा नहीं जाता है, मतलब कि ये भावना बताई जा रही है कि मोहन बैठ नहीं पा रहा है, उसे चला नहीं जा रहा है, उसे खाया नहीं जा रहा है, उसे सोया नहीं जा रहा है, वह ईमानदार है। जहां पे भावना प्रकट हो वहां पे भाववाच्य होता है। बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं सप्तर्षि में कौन सा समास होगा। मैं समास जब आपको पढ़ाता था वहां पे बताता था कि समास आपके मूल रूप से 6 प्रकार के होते हैं, और एक समास होता है जिसमें संख्यावाची होता है। तो याद रखेंगे प्रथम पद जो होता है वह संख्यावाची होता है। तो वहां पे आपका क्या होता है? आपका द्विगु समास होता है। 7 ऋषियों का समूह, जब इसको तोड़िएगा तो मिलेगा, और 7 आपका संख्यावाची है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाहे आपका चौराहा हो, चाहे आपका त्रिभुज हो, चाहे आपका सप्तर्षि हो, चाहे आपका पंचवटी हो, सब में क्या होते हैं दोस्तों? तो इस सब में होते हैं आपके द्विगु समास। द्वंद्व समास की बात करें, दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और वैसे अक्सर होता है कि जो पहला पद दूसरा पद का विलोम होता है। इससे हम इसकी पहचान करते हैं। तत्पुरुष समास की बात करें तो याद रखेंगे तत्पुरुष समास में ऐसा क्या होता है? तो इसमें कारक चिन्ह विभक्ति का लोप होता है। इससे हम इसकी पहचान करते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष पाए जाते हैं, इससे हम इसकी पहचान करते हैं। जैसे कि नीली गाय, जो गाय की विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा यथा रुचि में कौन सा समास है। और आपको बताया हूं कि अव्ययी भाव समास ऐसा समास होता है जिसमें पहला पद जो होता है उपसर्ग होता है, पहला पद अव्यय होता है, और पहला पद ही प्रधान होता है। वहां पे आपका अव्ययी भाव समास होता है। बिल्कुल आपका यथा रुचि हो गया, चाहे आपका अपमान हो गया, चाहे आपका उपकार हो गया, सब में आपका अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनिकार्थी नहीं है, ये बताना है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न जब बना था तो काफी विवादों में था। आपको यही बताना है कि कौन सा अनिकार्थी शब्द नहीं है। आपका पत्ता किसका दोस्तों, तो ये याद रखेंगे पत्र का। पत्र का पत्ता अनिकार्थी शब्द है दोस्तों। चिट्ठी भी है, आपका पुष्प भी है, लेकिन आपका कागज नहीं है। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आज की वीडियो में सिलेक्ट करने का यही ध्येय था कि सभी लोग यही कहेंगे कि कौन सा शब्द पत्र का अनिकार्थी नहीं है, तो सब लोग पुष्प के साथ जाएंगे, लेकिन पुष्प नहीं होगा, कागज होगा। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे इस प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है कि पृथक का सही विलोम शब्द क्या होगा, याद रखेंगे। तो पृथक का आपका एकत्र होगा, कि आपका संयुक्त होगा, कि थकित होगा, कि सुगठित होगा। आपका सुगठित, थकित होगा नहीं। अब आपके ऑप्शन दो बच जाते हैं और दोनों ऑप्शन आपके थोड़ा चर्चा करेंगे कि पृथक का सही विलोम शब्द एकत्र होगा। पृथक का मतलब होता है दूर दूर, और दूर दूर का मतलब होता है दोस्तों संयुक्त। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन जो एकत्र होता है ना, इसका विलोम शब्द विकर्ण होता है, याद रखेंगे विकर्ण होता है। और विकर्ण का मतलब होता है फैला हुआ। विकर्ण का मतलब क्या होता है, विकर्ण का मतलब होता है दोस्तों फैला हुआ। ये बात याद रखेंगे। और इसका जो एकत्र होता है इसका विलोम शब्द होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न की हम बात करेंगे। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। जितने प्रश्नों को मैंने लेकर आपके सामने प्रैक्टिस के लिए आया हूं, सभी प्रश्न अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपसे एक छोटा निवेदन होगा, बहुत जल्दी वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, थोड़ा तेजी से हम चल भी रहे हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा के शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब कि गलत है। ये बात को आपको बताना है। यहाँ पे देखिएगा क्षर और यहाँ पे है दोस्तों अक्षर। क्षर और अक्षर का मतलब होता है, क्षर का मतलब कि नाश न हो और अक्षर का मतलब उसका नाश हो या नष्ट हो जाए, ठीक है। समास, समास और इसका विलोम शब्द व्यास होता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्त और व्यास का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक ना। ये बात को ध्यान रखेंगे। विग्रह होता है, व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का मतलब आपको पता है कि विग्रह होता है। और यहाँ पे समास का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त होता है। ये बात आप लोग याद रखेगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं स्वल्प आयु, याद रखेंगे। कम आयु, चिर आयु मतलब कि बड़ी आयु या लंबी आयु। यहाँ पर देखेगा आहार का विहार, आहार का मतलब निवाला होता है और बिहार का मतलब घूमना होता है, याद रखेंगे। ये प्रश्न जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका विलोम शब्द नहीं, इसका मेल खा रहा है। आहार का निर आहार होता है या नील आहार होता है, याद रखेंगे। बिहार का मतलब घूमना होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये आपका त्रुटिपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। बात को याद रखेंगे। अग्नि मतलब आग होती है। आग का आपका क्या होता है दोस्तों, वन ही होती है। आपका ज्वाला होता है, आपका पावक भी होता है, लेकिन अनिल नहीं होता है। अनिल जो होता है ना दोस्तों, ये वाला अनिल, ये इसका मतलब होता है हवा, या इसी का मतलब होता है दोस्तों वायु। क्या होता है, हवा होता है, या इसका मतलब वायु होता है। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखेंगे। चलिए मुहावरा से कुछ प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पे 28 नंबर की बात करते हैं। कीचड़ उछालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कीचड़ उछालने का मतलब होता है दोस्तों मल फेंकना, कि दूसरे को कपड़े गंदा करना, यहाँ पे बदनाम करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कीचड़ उछालना का मतलब दूसरे को बदनाम करना। जब भी देखते हैं चुनाव आते हुए ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने लगती है, एक दूसरे को बदनाम करने लगती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आगे हम देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 29 नंबर की बात करते हैं कि तन पर नहीं लता और पान खाए अलबत्ता, मतलब कि दिखावा करना। याद रखेंगे तन पर लता नहीं है और पान खाए अलबत्ता का मतलब होता है दिखावा करना, बुरी आदत का शिकार करना, झूठा दिखावा करना। याद रखेंगे। बहुत गरीब होना ऐसा नहीं है, रोब डालना नहीं। मतलब कि गरीब हो और तभी भी पान खा रहे हो, राजवाड़ी सिस्टम को दिखा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे दिखावा करने को हम डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। और यहाँ पे ये आपका किससे है दोस्तों,
दोस्तों? तो वर्तनी से है। वर्तनी का शुद्धिकरण आपको बताना है और प्रश्न का जो शब्द है दोस्तों वह है आपका प्रतिवादी। क्या है? तो ये बात बताना है दोस्तों। तो जो आपका प्रतिवादी होता है ना, आपका प्रतिवादी इस तरह लिखा जाता है। बात को याद रखेंगे। जो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में 30 प्रश्नों को हमने देख लिया। आपसे कहूंगा थैंक फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और इसके बाद आप लोग वीडियो को क्या कर दीजिएगा दोस्तों? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दीजिए आज की वीडियो से विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।